नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो आज के इस वीडियो में हम मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैदिक सभ्यता के बाद 16 महाजनपद देखने को मिले। 16 महाजनपदों में राजनीतिक व आर्थिक संघर्षों का दौर चल रहा था। सभी महाजनपद अपनी सीमा का विस्तार चाहते थे, पर जो मगध महाजनपद था सभी महाजनपदों में उभर कर सामने आया और अपनी भौगोलिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिरता के कारण यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद, आज हम इसी जनपद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इससे 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो मगध का उत्कर्ष। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत में हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। इसका संस्थापक बृहद्रथ था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, परंतु हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। यानी कि जब हम देखते हैं तो महाभारत में तो हमें देखने को मिलता है कि मगध पर जरासंध ने शासन किया, बृहद्रथ वंश का शासन था, पर कोई ऐतिहासिक पुस्तक में नहीं लिखा मिलता है। ऐतिहासिक पुस्तकों में मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, ऐसा हमें लिखा मिलता है। तो मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण थे। पहला था विस्तृत उपजाऊ मैदान। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यह नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन, गंडक नदियों से घिरा था, इसलिए वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। दूसरा था प्राकृतिक सुरक्षा। भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। जैसे इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, उत्तर में गंगा, पूर्व में फाल्गु नदी, दक्षिण में पर्वत और अन्य दिशाओं में नदियों से घिरा होने के कारण इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। थर्ड नंबर है खनिज संसाधन की उपलब्धता। वहाँ खनिज संसाधन की उपलब्धता होने के कारण भी मगध शक्तिशाली था। चौथा था व्यापार में बेबद्री। नदियों के होने के कारण पानी पर्याप्त मात्रा में था, तो वहाँ पर जो है फसलें अच्छी होती थी और दूसरे महाजनपदों में ये व्यापार करते थे और अच्छी इनकम होती थी। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ वन बहुत अधिक थे और वनों में हाथियों की उपलब्धता भी बहुत अधिक थी। कृषि में लोहे का उपयोग। जैसे ही कृषि में लोहे का उपयोग होने लगा तो जो है कृषि में उत्पादन बढ़ने लगा। ये भी उनके लिए एक मुख्य कारण था। धान की रोपाई की पद्धति का विकास। धान की रोपाई की पद्धति का विकास। मगध महाजनपद नदियों से घिरा था। धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है और यह पानी पर्याप्त मात्रा में था, इसलिए धान की रोपाई की पद्धति का विकास भी मगध महाजनपद में हुआ। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्या वंश, सातवाहन वंश। तो हम आज पढ़ेंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। इसके 4 शासक हुए। पहला था बिंबिसार, दूसरा था अजातशत्रु, तीसरा था उदिन, चौथा था नागदशक। हर्यक वंश, तो इनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, पर बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह मतलब राजाओं का घर। तो इस हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो इसकी राजधानी वर्तमान समय में थी गिरिब्रज थी, लेकिन इसने इसको बदलकर राजगृह अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपनी शक्ति तथा राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। यानी कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इसने वैवाहिक संबंध, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति को किसने अपनाया? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने 3 विवाह किया। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकोशला देवी से किया। इस विवाह में इन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुआ, यानी बनारस जो था इन्हें दहेज में प्राप्त हुआ था। दूसरा विवाह चेलना। चेलना मतलब कई लोग इनको छलना भी कहते थे। तो दूसरा विवाह चेलना से किया और यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह इन्होंने छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टी था।
तो बिंबिसार के पिता का नाम भट्टी था। ये बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बताया गया है कि बिंबिसार के पिता का नाम भट्टी था। बिंबिसार ने 49 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता और अपने राज्य में मिला लिया और वहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। और जो बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध का समकालीन था और उसका जो राज्यवैद्य था उसका नाम जीवक था। तो एक नज़र फिर से हम डाल लेते हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी पहले राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में इसने राजगृह बनाया। राज विस्तार के लिए इसने वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टी था। 49 वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया और उसने जो है अंग राज्य को जीतकर वहाँ का सेनापति किसे बनाया? अपने पुत्र अजातशत्रु को। और वह किसका समकालीन था? महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और उसका राज्यवैद्य कौन था? जीवक। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो बिंबिसार किसके समकालीन थे? तो महात्मा बुद्ध के। और ये भी आज जीवक किसका राज्यवैद्य था? तो बिंबिसार का। बिंबिसार के पास उसका पुत्र अजातशत्रु हर्यक वंश में आया। तो अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व था। तो 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, अतः इसे भी पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अजातशत्रु का एक उपनाम भी था जिसे कुड़िक कहा जाता था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कुड़िक किसका उपनाम है? तो अजातशत्रु का उपनाम है। उसके बाद आगे हम देखेंगे अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीत हुई है। हमने बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में आपको विस्तार से बताया है किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई, कब हुई, कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन था। बट लेकिन यहाँ पर अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई, इतना ही जानना है। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार का प्रयोग किया। पहला हथियार रथमूसल, दूसरा महाशिलाकंटक। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन हर्यक वंश में आया। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा, उसी तरह अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने भी अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा। हर्यक वंश का अगला शासक उदयन था। उदयन का शासनकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व था। जैसे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र कुड़िक ने की और कुड़िक की हत्या उदयन ने की, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता था। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी। इसने गंगा नदी एवं सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, तथा इसने राजगृह को राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन था। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था, यानी वह योद्धा नहीं था, नॉर्मल था शासक की तरह। इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी। जो नागदशक था उसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने की थी और इसके सेनापति ने एक नए वंश की स्थापना की। जो नया वंश था उसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग का कार्यकाल जो था 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व था। इसने अपने राजा की हत्या करने के बाद इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। उसके बाद इस वंश में शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक आया। उसने वैशाली राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र बना दिया और इसी के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी। महापद्मनंद ने हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम था नंदवंश। जो नंदवंश का शासक था महापद्मनंद, इसका शासनकाल था 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक था। नंदवंश का शासक महापद्मनंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंदवंश का शासक एक शूद्र था।
महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग जीत पर एकराट की उपाधि हासिल की, यानी कलिंग जो जीता तो इसे एकराट की उपाधि प्राप्त हुई, और जो क्षत्रियों का नाश किया इसलिए इसको सर्वक्षत्रांतक की उपाधि मिली। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, यानी जो इसको कलिंग पर विजय प्राप्त है कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया। महापद्मनंद के कुल 8 पुत्र थे, उसमें से घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसका शासनकाल 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था, और यह एक क्रूर शासक था। यह शासन सिकंदर का समकालीन था, मतलब जब सिकंदर शासन कर रहा था तब घनानंद भी शासन कर रहा था, उसी का समकालीन था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था, मतलब कि जब चाणक्य को पता चला तो उतने समय मगध ही सबसे समृद्ध शासन था, तो वो घनानंद के पास आया। उसने बताया कि महाराज सिकंदर आक्रमण करने वाला है, आप कुछ कीजिए। तो घनानंद ने इसका मजाक बनाया और अपने सैनिकों से बोला, इसकी शिखा की गांठ को खोल दो और इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। चाणक्य ने वहीं दरबार में कसम खाई कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि तुम्हें इस शासन से उखाड़कर फेंक नहीं दूंगा। फिर आपको पता ही है कि चाणक्य ने अपने प्रियशिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करके नंदवंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। आपका जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम कुछ लेसन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मौर्य वंश नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो आंसर होगा इसका उदयन ने। सेकंड क्वेश्चन है, कुड़िक किसका उपनाम था? तो कुड़िक जो है अजातशत्रु का उपनाम था। किसका नाम था? अजातशत्रु का। थर्ड क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? किस वंश का? नंदवंश का। तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर को मगध की राजधानी किसने बनाया? तो किसने बनाया? उदयन ने। किस नगर को? पाटलिपुत्र नगर को मगध की राजधानी उदयन ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो कितने महाजनपद का उल्लेख था? 16 महाजनपदों का। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख था। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का दूसरा नाम क्या था? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र नगर का दूसरा नाम कुसुमपुरा है। अगला क्वेश्चन है, मगध सेना की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? तो मगध सेना की सबसे बड़ी शक्ति गजवाहिनी थी, हाथियों का झुंड समूह लेकर चलता था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने शक्ति तथा राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो वैवाहिक संबंधों की नीति, यानी ये अपने राज्य के विस्तार के लिए शादियां करता था। हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।